हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो गाइस, हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी संविधान भाग 12। आज की क्लास में हम करेंगे अनुच्छेद 270 उपकर और अधिभार। ठीक है, यानी कि सेस और सरचार्ज के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अनुच्छेद 270। तो गाइस, जो अनुच्छेद 270 है वो बात करता है संघ और राज्यों के बीच कर किस तरह से लगाया जाए और उसका वितरण कैसे हो। ठीक है, 268, 269, 269 ए में जो उल्लिखित शुल्क या कर है उनको छोड़कर जितने भी कर बचते हैं जो कि संघ सूची में है, उन पर अनुच्छेद 270 लागू होता है। ठीक है, अब जो कर इकट्ठा हुआ है उसका वितरण कैसे होगा ये भी मेंशन है अनुच्छेद 270 में। तो जो वितरण है वो प्रेसिडेंट करते हैं एक निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा। अब यहाँ निर्धारित का मतलब, इसकी जो परिभाषा है वो भी संविधान में दी गई है कि निर्धारण का मतलब है कि वित्त आयोग का गठन करेंगे प्रेसिडेंट हर 5 वर्ष में, और वित्त आयोग जो सिफारिश देंगे उसके आधार पर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। यानी कि संसद के पटल पर वित्त आयोग की सिफारिशें रखी जाती है और वित्त आयोग की सिफारिश के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट संसद से निर्धारण करवाते हैं कि किस तरह से साझाकरण उस कर का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वितरण किस प्रकार होना चाहिए। ओके, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी का समावेश भी किया गया है अनुच्छेद 270 में, जो कि दो उपखंड के अंतर्गत आता है। यानी कि दो उपखंड जोड़े गए हैं अनुच्छेद 270 के अंदर, जीएसटी से रिलेटेड है, जो कि यानी 270 अनुच्छेद को जीएसटी के अंदर जोड़ दिया गया है, समावेश यानी कि इंक्लूजन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 270 में ही सेस और सरचार्ज के बारे में भी है कि इन पर भी लागू होगा अनुच्छेद 270। देखिए, अनुच्छेद 270 बेसिकली उपकर और अधिभार पर भी लागू होगा। इसका मतलब है वितरण केंद्र और राज्यों के बीच जो साझा करने योग्य कर है ना, उससे अलग टाइप की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कि देखिए, अनुच्छेद 270 का मतलब ही है कि संघ और राज्यों के बीच कर लगाना और उसका वितरण करना। ठीक है, तो उपकर और अधिभार पर भी लागू होगा। यानी कि जो कर की जो बाकी के जो कर है वो इकट्ठे हुए, वो किस तरह से वितरण होगा उनका और किस तरह से लगाए जाएंगे, वो अनुच्छेद 270 बात करता ही है। पर अगर अलग से उपकर और अधिभार मेंशन है 270 में, इसका मतलब ये है कि उन करों के अलावा प्रक्रिया अपनाई जाएगी उपकर और अधिभार के संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 270 राजस्व का हिस्सा। यानी कि राजस्व का हिस्सा, कितना हिस्सा राज्यों के साथ केंद्र सरकार साझा करेंगे। ठीक है, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है हिस्सा या हिस्सेदारी राज्यों को प्रोवाइड करने के लिए कि सभी राज्य एक समान नहीं होते हैं, उनकी जरूरतें अलग होती है, उनकी सांस्कृतिक जरूरतें अलग होती है, उनकी सामाजिक जरूरतें अलग है, उनका क्षेत्र अलग है, उनका पर कैपिटा इनकम अलग है, जनसंख्या अलग है, पहाड़ी मैदानी क्षेत्र का अंतर है उनके अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे आधार हैं। तो उन आधारों को मद्देनजर रखकर वित्त आयोग सिफारिश करता है अपनी रिपोर्ट में, और उसी हिसाब से केंद्र सरकार उनको फंड प्रोवाइड करती है, जो एकत्रित कर है उसमें से एक हिस्सा राज्यों के साथ साझा करती है। ठीक है, अब बात करते हैं उपकर व अधिभार की। देखिए, पहले हम बात कर लेंगे उपकर है क्या, अधिभार है क्या, उसके बाद इसकी चिंता के विषय में बात करेंगे। वैसे थोड़ा थोड़ा आप जान सकते हो कि 16वां जो वित्त आयोग है उनके जो अध्यक्ष है, आपको पता ही होगा कि 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है, यानी कि 16 वित्त आयोग गठित हो चुका है और उनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है अरविंद पनघड़िया जी। ठीक है, तो अरविंद पनघड़िया से आपको अभी याद आ रहा होगा, ये पहले भी जो नीति आयोग है उनके भी अध्यक्ष, जो पहले नीति आयोग है उनके अध्यक्ष भी अरविंद पनघड़िया रहे थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फैक्ट है, आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो अरविंद पनघड़िया ने केंद्र की उपकरों व अधिभारों पर बढ़ती निर्भरता के मुद्दे को जटिल मुद्दा कहा है। इसका मतलब ये है कि अरविंद पनघड़िया ने चेताया है केंद्र सरकार को कि अगर निर्भरता इसी तरह से बढ़ती रही उपकर और अधिभारों पर, तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही पोजीशन या सही सिचुएशन नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने, तो इसके बारे में भी आपको समझ आ जाएगा जब हम आगे की बात करेंगे। देखिए, जो सेस है वो उपकर हिंदी में इसको कहते हैं। तो उपकर का मतलब ही ये है कि मेन कर नहीं है, ये कर पर लगाया हुआ कर है। अब सेस आते ही आपको बस एक ध्यान रखना है, विशिष्ट उद्देश्य। अब इसको याद करने का तरीका क्या है पता है, सरचार्ज और सेस में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तो हमें एक एक जैसा सा लगता है जब डेफिनेशंस स्टेटमेंट में दी हुई होती है, तो हमें लगता है यार वो था कि वो था। तो इसको याद करने का मेरा जो तरीका है वो ये देखिए, यहाँ पे सेस में डबल एस आता है। ठीक है, उद्देश्य में डबल द आता है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अब ये देखो, वैसे बच्चे वाली हरकत है जो मैंने की है, डबल एस और ये, लेकिन याद करना इतना ईजी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, हमें डेफिनेशंस बेशक आती हो उस रिलेटेड वर्ड की, पर कई बार वर्ड्स जो है ना वो एक दूसरे में इतना उलझ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में तो बुरा हाल हो जाता है ना। एक तो ऊपर से प्रेशर, और अगर क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जिस में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है तो और भी बुरी हालत हो जाती है। तो इसलिए मैं ऐसे एसोसिएट कर लेती हूँ वर्ड्स को। तो सेस मतलब विशिष्ट उद्देश्य। तो उद्देश्य यानी किसी विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि किसी स्पेसिफिक उद्देश्य को मद्देनजर रखकर कोई जब कर लगाया जाता है उसको कहते हैं सेस या उपकर। ठीक है, ये सभी करदाताओं को देना होता है। तो जैसे कि उत्पाद शुल्क या आयकर जैसे जो कर है उसके
मतलब उसके अतिरिक्त, यानी कि आप एक इनकम टैक्स पेयर हैं, ठीक है? आप इनकम टैक्स पेयर हैं, तो भी आपको सेस देना पड़ता है। आपको याद होगा, अगर आपने कभी दिया होगा तो एजुकेशन सेस होता है ना? 3% चल रहा है आजकल ये। 3% आपका जो इनकम टैक्स है, जो बन रहा है, उसके अलावा आपको 3% देना पड़ता है, ठीक है? और वो जो आपका पैसा है वो कहाँ जाएगा? एक स्पेसिफिक नीड को कवर करेगा जो केंद्र सरकार ने आपके समक्ष रखी है, और वो क्या है? एजुकेशन की, है ना? कि ये जो आपका पैसा है एजुकेशन पर खर्च होगा। तो देश के लिए आपका ये त्याग है आपके पैसे का, कि आप देश की अ, आने वाली जो पीढ़ी है उस पर खर्च कर रहे हो। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आप भी एक बड़ा ज़रिया बन रहे हो। तो इस तरह से हमें बताया जाता है, ठीक है? जो उत्पाद शुल्क या आयकर जैसे करोगे अतिरिक्त लगाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, अतिरिक्त लगते हैं, यानी कि कर पर कर है यहाँ पे, ठीक है? इनकम टैक्स आप पे कर रहे हो, उसके बाद सेस लगता है, ओके? तो ध्यान रखना है। और नेक्स्ट इसकी विशिष्टता है कि विशिष्ट समयावधि के लिए, जब एजुकेशन सेस खत्म हो जाएगा, कब? जबकि या तो राज्य के पास यानी कि केंद्र के पास क्या होगा? एक फंड या रिसोर्सेज आ जाएंगे, और अदर रिसोर्सेज आ जाएंगे, या फिर एजुकेशन जो है वो उसका जो एम है हमें जो अचीव करना है वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन जब आ जाएगी तो ये सेस जो है ऑटोमेटिकली जो केंद्र सरकार है वो खत्म कर देगी। अपनी मर्जी से भी कर सकती है कि उनको लगे कि इतना पैसा जो हम यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं किसी और मद से हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो भी हट जाएगा। यानी कि विशिष्ट समयावधि के लिए, हमेशा के लिए नहीं होता है ये, ठीक है? इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो 80वां संविधान संशोधन है, उसमें अनुच्छेद 270 में औपचारिक संशोधन हुआ था। किसमें? 80वें संविधान संशोधन में। 270 अनुच्छेद में औपचारिक संशोधन हुआ था, जिसके अंदर ये मेंशन था कि जो उपकर और अधिभार है, क्योंकि ये अलग टाइप के कर है ना, कर पर कर है ये, तो वो विभाज्य पूल से बाहर रखे जाएँगे। ठीक है? विभाज्य पूल मैंने बात की थी ना अभी पीछे, कि जहाँ पर सारे कर इकट्ठे होते हैं, संग्रहित होते हैं संचित निधि में, ठीक है? अब जो ये कर इकट्ठे हुए, इसमें से राज्यों का हिस्सा दिया जाता है, ठीक है? ये विभाज्य पूल है। ठीक है? विभाज्य पूल यानी कि वो पूल जिसमें विभाजन होना है, यानी कि राज्यों को पैसा देना है जिस पूल में से, उसको कहते हैं विभाज्य पूल, ठीक है? तो उपकर को और अधिभार दोनों को ही इस पूल से बाहर रखा गया है, यानी कि इसके अंदर मेंशन नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार विभाज्य नहीं करेगी उपकर और अधिभार से प्राप्त कर की धनराशि को, ठीक है? मैंने धीरे-धीरे बताया। कई बार क्या होता है, जब जल्दबाज़ी करती हूँ ना बोलने की, तो कई बार डेफ़िनेशंस अलग ही निकल कर आती हैं, है ना? और आपको भी दिक्कत होती है समझने में, तो इसलिए मैं धीरे-धीरे वर्ड्स बता रही हूँ कि जो विभाज्य पूल है, उससे बाहर रखा गया है, जो उपकर और अधिभार से एकत्रित शुल्क या कर होंगे, ठीक है? अब उपकर कई टाइप के होते हैं। स्पेशली तो हमें ये बताया जाता है कि ये देश के विकास के लिए आपका योगदान है, ठीक है? जैसे कि शिक्षा उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, तो इसी तरह के जो देश को आगे बढ़ाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह के नाम आपको दिए जाते हैं, ठीक है? उसी मद के अंतर्गत जो कि यानी विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ही खर्च किए जाएँगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विशिष्ट उद्देश्य, जो एकत्रीकरण है कर का वो भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा, और जब एकत्रीकरण हो गया, फिर उस फंड का जो यूज़ है, वो भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही होगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पर पारदर्शिता आप इस तरह से तो देख सकते हो कि शिक्षा पर ही खर्च हो रहा है वो पैसा, स्वच्छ भारत पर ही खर्च हो रहा है। लेकिन जो विडंबना है वो ये है कि खर्च ये तो पता है कि उसी मद में हो रहा है, लेकिन किस तरह से किया जा रहा है उसकी कोई जवाबदेहिता नहीं है। संसद कोई प्रश्न नहीं पूछ सकती इससे रिगार्डिंग, क्यों? क्योंकि बाकी के करों से ये अलग टाइप के कर है ना? जो हमने लास्ट स्लाइड में 270 में पढ़ा था ना कि उपकर और अधिभार से अलग टाइप का साझाकरण होगा, यानी कि जो बाकी सिंपल या साधारण कर का एकत्रीकरण और साझाकरण है, ये उसी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होगा साझा, ठीक है? अलग से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर पारदर्शिता और जवाबदेहिता नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं अधिभार की, यानी सरचार्ज की। जो सरचार्ज है वो मौजूदा शुल्क पर या जो करों पर लगाया गया अतिरिक्त कर है, यानी कि ये भी कर पर कर ही है। तो दोनों के दोनों टाइप कर पर कर है। तो ये आपको ध्यान देना कि सिमिलैरिटी क्या है सरचार्ज में और सेस में, कि ये कर पर कर है। ऑलरेडी जो कर आप पे कर रहे हो उसी पर ही कर लगाया जाता है। जैसे कि देखिए, आप डीज़ल खरीदने जाते हो, ठीक है? तो डीज़ल पर आप ऑलरेडी कर दे रहे हो। मान लो आप 10% आपका टैक्स लग रहा है, डीज़ल खरीद रहे हो। तो उस पर अभी आपको याद होगा कि 2% जो है किसान सेस लगाया था, ठीक है? तो यानी कि अतिरिक्त लग गया, तो कर पर कर हो गया यहाँ पर भी, ठीक है? सॉरी, सरचार्ज लगाया था, ठीक है? तो एक तरह से ये कर पर कर है, तो मौजूदा शुल्क और करों पर लगाया गया अतिरिक्त कर या लेवी, ठीक है? अब अधिभार जो है अक्सर उन व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य करदाताओं पर लगाया जाता है जो आय वर्ग में आते हैं। देखिए, अब जो डीज़ल है और जो पेट्रोल है वो सब नहीं खरीदते, जिसको ज़रूरत होती है वही खरीदता है ना? तो उस पर ही 2% लगेगा। तो जो अमीर व्यक्ति है वो ज़्यादा डीज़ल खर्च करेगा, मान लो उसकी कोई कंपनी है, ठीक है? या पेट्रोल है वो खर्च करेगा, ठीक है? तो वो गाड़ियाँ बड़ी-बड़ी यूज़ करता है तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हर
लीटर पर 2% दे रहा है ना? तो अधिभार जो है अक्सर उन व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य करदाताओं पर लगाया जाता है जो आय वर्ग में आते हैं, ठीक है? जो आय वर्ग में आते हैं। आय वर्ग मतलब एक बड़ा आय का हिस्सा कमाते हैं। आय स्तर के आधार पर भिन्न हो सकती है ना? तो जो कर है वो आय के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। अब आप सोचोगे कैसे? ऐसे कैसे? देखिए, क्या होता है ना कि अगर आप इंडिया में रहते हो, आपने पे किया है कभी इनकम टैक्स, तो आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। हमारे यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। प्रोग्रेसिव का मतलब है आपको आपके आय के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सबको सेम टैक्स स्लैब में रखा गया है। अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो आपका जो स्लैब है वो चेंज हो जाता है, हायर हो जाता है। तो अभी हमारे देश में 3 स्लैब है, 10%, 20% एंड 30%, ठीक है? तो ये स्लैब आपके आय के हिसाब से है, यानी आप कितना इनकम आपकी है, ठीक है? अगर मान लो आप ₹100 कमा रहे हो, तो आपको 10% देना पड़ रहा है, यानी कि ₹10, ठीक है? अगर आप ₹500 कमा रहे हो, तो आपको देना पड़ रहा है 20%, यानी कि ₹100, ठीक है? अगर आप 5,000 चलो कर लेते हैं, 5,000 कमा रहे हो, ठीक है? तो मान लो आपको देना पड़ रहा है 30%, यानी कि ₹1,500, ठीक है? तो यानी जितनी ज़्यादा आय आपकी हो रही है, तो स्लैब बदल रहा है, ठीक है? स्लैब बदलने से परसेंटेज बदल रहा है, परसेंटेज बदलने से आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है एज़ अ टैक्स, ठीक है? तो ये प्रगतिशील डिज़ाइन इसी तरह का बनाया गया है भारत में। अधिक धनी, ऊँचाई वाले या अधिक कर देंगे, ठीक है? एकत्रित जो धनराशि होगी, वो सामान्य कोष में जाएगी, यानी कि अधिभार और सेस से रिलेटेड जो भी धनराशि है वो सामान्य कोष में जाएगी और विभिन्न प्रयोजन कार्य और बुनियादी ढांचा परियोजना या सामाजिक कल्याण या इसी टाइप के और जैसे विधवा पेंशन, ठीक है, उसके लिए फंड इकट्ठा करना है या स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स बनाने हैं देश में, ठीक है। इसके अलावा और भी जन कल्याण के जो भी कार्य करने हैं उनके लिए यूज होता है सरचार्ज का। अभी हमने जैसे जिक्र किया किसान के लिए, है ना? तो किसान के लिए सेस था, सॉरी सरचार्ज था 2%, ठीक है। यानी कि बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए जैसे कि डैम्स बनाना है भाई, कोई स्पेसिफिक जगह पर पैसा कम पड़ गया है बजट में या कर से जो इकट्ठा किया गया है, तो केंद्र सरकार क्या करती है, अतिरिक्त भार डाल देती है। अधिभार इसीलिए कहते हैं इसको। बुनियादी ढांचा परियोजना यानी कि लोगों को एक तरह से कन्विंस करती है कि आपका पैसा हमारे देश के विकास के लिए खर्च होने वाला है, सामाजिक कल्याण के लिए खर्च होने वाला है। एक तरह से आप दान दे रहे हो देश के लिए। तो बहुत सारे और भी एरियाज़ हैं जहाँ पर ये पैसा लगता है, ये सरकार कहती है, हमें कन्विंस करती है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं उपकर बनाम अधिभार। देखिए, हमें टैक्स देना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, टैक्स देना चाहिए। लेकिन जब टैक्स बहुत ज़्यादा लगने लगे ना, हर चीज़ पे टैक्स लगने लगे, तो हमें बोलना चाहिए, है ना? ये बहुत ज़्यादा टैक्स हो रहा है। फिर क्या करते हैं ना लोग, जब ज़्यादा टैक्स लगने लगते हैं ना, तो वो टैक्स की चोरी करने लगते हैं। ये सरकार की अप्रोच सही नहीं है कि हर चीज़ पर टैक्स लगाए। तो जो चोरी करते हैं ना टैक्स, फिर जो एकत्रीकरण है या जो धनराशि चाहिए सरकार को देश की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो इकट्ठी ही नहीं होगी, है ना? तो लोगों को मोटिवेशन कब मिलेगा, जब वो कमा रहे हैं जो, तो वो खुश होकर टैक्स पे कर रहे हैं, है ना? कि भई हाँ, अब हमारी इतनी औकात है कि हम टैक्स दे दें। लेकिन जो लोग मान लो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि 2 लाख आपका टैक्स ही जा रहा है, तो वो मोटिवेशन नहीं आएगा उनको, है ना? इसके अलावा फिर जीएसटी दे रहे हैं वो हर चीज़ पे। इसके अलावा जीएसटी के अलावा फिर सर्विस टैक्स भी दे रहे हैं वो साथ में, है ना? कुछ भी कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस टैक्स भी वसूल रहा है, जीएसटी भी वसूल रहा है अलग से ही। तो कहने का मतलब ये है कि जो कमाने वाला या जो सपूत होते हैं देश के, जो टैक्स देते हैं, वो मोटिवेट नहीं होंगे, तो वो ज़्यादा नहीं कमाएँगे। उनको लगेगा यार 10 लाख से ज़्यादा कमाने के बाद क्या हो रहा है, या अभी तो फिलहाल 12 लाख तक का है, तो उसके बाद फिर आप स्लैब बढ़ रहा है आपका, 10% से 20% पे चले जाते हो आप, ₹1 फालतू कमाते ही। तो वो क्या करेगा, उसको नीचे रखेगा अपनी इनकम को, या फिर वो चोरी करने के अलग-अलग तरीके ढूँढेगा, है ना? तो टैक्स कलेक्ट होगा ही नहीं। तो जो उद्देश्य है देश के लिए इकट्ठा करने का पैसा टैक्स के द्वारा, तो वो होगा ही नहीं और लोग अपने आप को उतना ज़्यादा एक तरह से कहें तो प्रोडक्टिव नहीं बनाएँगे, वो डिमोटिवेट हो जाएँगे। उनको लगेगा प्रोडक्टिव या क्रिएटिव बनाने का कोई फ़ायदा उनको नहीं लग रहा है। तो हमें अगर इस एकत्रीकरण को बढ़ाना है, टैक्स पेयर को खुश रखना पड़ेगा, ठीक है? तो टैक्स पेयर को खुश रखने के बहुत सारे तरीके हैं, जो कि समय-समय पर सरकारें अपनाती हैं, ठीक है? अभी आपको पता ही होगा जो लेटेस्ट बजट है उसमें भी कई तरह के ये स्लैब में चेंज किया, है ना? तो टाइमली स्लैब में भी चेंज होना चाहिए, परसेंटेज में भी अ, चेंज होना चाहिए, क्योंकि महँगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसको मद्देनज़र रखकर भी बहुत सारे चेंजेज़ होने चाहिए। तो चलिए, ये तो एक अलग ही मुद्दा हो गया, कभी फिर बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं उपकर बनाम अधिभार से रिलेटेड। बनाम यानी कि वर्सेस। दोनों के दोनों, यानी इनमें जो सेम चीज़ है वो क्या है, दोनों संचित निधि में जाते हैं। यानी कि इन कर का जो एकत्रीकरण है वो होकर कहाँ कौन-सी गुल्लक में जाके डलता है, संचित निधि की गुल्लक में, ठीक है? लेकिन दोनों का उपयोग है वो अलग-अलग है।
वो ऑब्वियसली है। उपकर यानी कि सेस है जो, वो विशिष्ट उद्देश्य के लिए यूज़ होता है, जबकि अधिभार यानी कि सरचार्ज है, वो अन्य करों की तरह ही इसका उपयोग किया जा सकता है ना? सामाजिक कल्याण के नाम पर। तो जो बाकी के जो कर है वो भी सामाजिक कल्याण या जो विशिष्ट परियोजनाएँ हैं, देश के विकास के लिए जो अपनाई जाती हैं, उनमें ही इनका यूज़ होता है, इनमें ही जो सामान्य कर है, उनका यूज़ होता है। तो इसका मतलब अधिभार का भी उपयोग सेम अन्य करों की तरह ही होगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं चिंताएँ। देखिए पनगड़िया साहब की जो चिंताएँ थी, उसी को यहाँ पर एलाबोरेट कर देंगे हम यहाँ, ठीक है? तो 15वां जो वित्त आयोग था, वहाँ पर विभाज्य पूल 41% कर दिया राज्यों की हिस्सेदारी का, ठीक है? यानी कि जो पैसा इकट्ठा होगा, मान लो ₹100 इकट्ठा हो रहा है, केंद्र सरकार कर के द्वारा ₹100 इकट्ठा कर रही है, तो 41 जो रुपए हैं, वो राज्यों को देने पड़ेंगे, ठीक है? अब किस राज्य को कितना देना है, वो आधार होते हैं, कुछ आधार होते हैं, वो जो मैंने मेंशन किए, जैसे जनसंख्या, क्षेत्र, पर कैपिटा इनकम, ठीक है? कितना वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पर। तो बहुत सारे आधार हैं, तो वो आधार भी मेंशन होता है वित्त आयोग के द्वारा। तो उनके बेसिस पर विभाज्य पूल में से जो केंद्र सरकार है, वो साझाकरण करती है, ठीक है? इस धनराशि। अब क्या हुआ कि अब 41% हो गया। चिंता का विषय क्या है इसमें कि 41%, इससे पहले जितने भी वित्त आयोग हैं, उन्होंने 41% से कम सीमा रखी थी, ठीक है? तो केंद्र सरकार की जो राजकोषीय क्षमता है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, है ना? देखिए पहले जो वित्त आयोग थे उन्होंने 41% से कम हिस्सेदारी दी राज्यों को, ठीक है? कम देने की वजह से अगर देखो 100 में से 41 से अगर कम 1 रुपया भी जाएगा तो बाकी का बचेगा किसके पास? केंद्र सरकार के पास। तो केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पैसे होते हैं पहले, है ना? लेकिन आज के टाइम में क्या है? केंद्र सरकार के पास क्षमता कम हो गई है, क्योंकि 41% राज्यों की हिस्सेदारी हो गई, यानी कि बढ़ गए हैं वहाँ पर हिस्सेदार। तो प्रति संतुलन के लिए अब भाई केंद्र को तो उतना ही पैसा चाहिए ना। देखिए जैसे लेविश लाइफ जीने के लिए एक बार आप 1000 से 2000 रुपए की खरीदारी करना शुरू कर देते हो, यानी कि आपका खर्च बढ़ जाता है ना, तो उसको मिनिमाइज करना बहुत मुश्किल काम है। आप उसको एक्सेसिव तो कर सकते हो और ज़्यादा मात्रा में तो आप ले जा सकते हो उस खर्च को, पर आप उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। मैक्सिमाइज करना बहुत ईजी है, मिनिमाइज करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसी तरह से जो केंद्र सरकार है, उनका जो राजकोषीय खर्च है वो बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करना मुश्किल है। तो क्षमता कम होने की वजह से उन्होंने प्रति संतुलन के लिए उपकर व अधिभार को इंट्रोड्यूस किया देश के सामने। और ना सिर्फ इंट्रोड्यूस किया बल्कि निर्भरता इतनी ज़्यादा रख ली कि अब इतना ज़्यादा हर चीज़ जो सेस है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, सरचार्ज है वो भी लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है। लेकिन ये लगातार ही चल रहा है और इसका परसेंटेज भी बढ़ रहा है। तो और कई तरह की मद, अब जैसे स्वच्छ भारत का एजुकेशन सेस है, ठीक है? ये ज़्यादा ही होता जा रहा है और अगर कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उसका सेस भी जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार निर्भरता बढ़ते जा रही है केंद्र सरकार की, वो अपने और ज़रिए जो हैं पैसा कलेक्ट करने का या धनराशि कलेक्ट करने का, वो ना देखकर इन पर निर्भर हो रही है उपकर, क्योंकि सीधा पैसा आ रहा है लोगों से। लेकिन ये भूल रही है केंद्र सरकार बेसिकली जब लोगों के पास सेविंग ज़्यादा होती है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है ना? जब सेविंग ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि वो पैसा सारा वो इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने से जो अर्थव्यवस्था है उसमें बूम आता है और अर्थव्यवस्था में जब बूम आता है तो लोगों की इनकम बढ़ती है और जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो इनकम टैक्स देंगे, ठीक है? तो इनकम टैक्स देंगे तो जो पैसा है वो केंद्र सरकार के पास ही आएगा। तो पूल में बेशक वो 41% दे भी दें, फिर भी जो मूल राशि है वो तो ज़्यादा होगी ना, है ना? अभी मान लो ₹100 है, फिर मान लो ₹200 हो जाते हैं, तो फिर उसके पास अभी केंद्र के पास ₹100 देने पर अ, 59 रुपीज़ बचते हैं। जब ₹200 हो जाएँगे तो 41% दे भी देंगी, तो भी ज़्यादा पैसे बचेंगे, है ना? तो 59 प्लस 59 हो जाएँगे, यानी कि डबल हो जाएगा पैसा, तो ₹108 हो जाएँगे। तो 59 से तो डबल हो गए ना? लेकिन इस तरह की जो सोच है, वो अब अपना नहीं रही है केंद्र सरकार, तो इसलिए ये चिंता का विषय है, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा विद एग्ज़ाम्पल। अब बात कर लेते हैं राज्यों की भी। अब राज्य भी डिमोटिवेट हो रहे हैं। जो केंद्र सरकार उपकर और अधिभार पर जो निर्भरता बढ़ा रही है, उससे राज्यों पर भी नेगेटिव असर हो रहा है। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, अब आपको लगेगा वो तो भई 41% ले रहे हैं। भई वो 41% ले रहे हैं, नो डाउट। अगर केंद्र सरकार इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती, सेविंग्स होती लोगों की, ज़्यादा करना लगाती लोगों पर, तो अर्थव्यवस्था बूम होती। अर्थव्यवस्था बूम होती तो इनकम बढ़ती तो इनकम टैक्स बढ़ता और इनकम टैक्स बढ़ता तो विभाज्य पूल में धनराशि बढ़ती, ₹200, है ना? और 41 से उनके पास भी ₹82 आते। पहली बात तो ये यहाँ पर बढ़ा। दूसरा क्या हुआ कि अधिभार और उपकर बढ़ाने की वजह से या अध्यारोपित करने की वजह से अब क्या हुआ, राज्य के पास अब ऑप्शन नहीं है कि वो किसी तरह का कर लगा सके लोगों के ऊपर। अब क्या हुआ, उनकी क्षमता कम होते चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले जो लोग ₹100 कमाते थे वो 10% में से 8% दे रहे थे। अब कितना दे रहे हैं? 10%। तो 8% पहले वो केंद्र को दे रहे थे, 2% जो थे वो राज्य को मिल रहा था। ठीक है? तो राज्य किसी भी टाइप का कर, जैसे कि डीज़ल पर या अपने किसी अ, जैसे निगम के टैक्स होते हैं वो वहाँ पर लगा सकती थी। अब लेकिन राज्यों को सोचना पड़ रहा है कि भई लोग ऑलरेडी 10% दे रहे हैं, तो अगर वो 1% भी लगाते हैं, 2 से 1 भी प्रतिशत कर रहे हैं, तो लोगों का भार बढ़ रहा है, 11% हो जाएगा, है ना? तो 11% होते ही लोग खफ़ा हो जाएँगे, नाराज़ हो जाएँगे।
उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो राज्य सोच समझ कर ही लगाएगा ना कर तो इसलिए वो डर-डर कर लगाता नहीं है, बहुत बार लगा रहा है, तो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, ठीक है? और अगर आप इसका कंपैरिज़न करोगे 2021-22 और 11-12 का, तो देखिए यहीं से आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। जो 2011-12 में अधिभार और उपकर का जो हिस्सा था सभी करों में, वो था 10.4 यानी कि अगर सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है ₹100 अगर कर ले रही है, तो उसमें से 10.4% जो आ रहा था पैसा, वो अधिभार और उपकर से आ रहा था, ठीक है? यानी कि बाकी का जो ₹90 जो आ रहा था, वो बाकी के टाइप के करों से आ रहा था, ठीक है? अब क्या हो रहा है, तो जो 90% जो कर थे ना, वो विभाज्य पूल में जाते थे, ठीक है? तो राज्यों को यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता था। अब क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार जो है 100% में से 20% तो उपकर और अधिभार से वसूल रही है। तो जो विभाज्य पूल है उसमें कितना पैसा जाएगा? 80% जाएगा। पहले 90% जाता था, अब 80% जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी राज्य को कम पैसा मिल रहा है। इसी वजह से राज्य जो है परेशान है। इसीलिए चिंता का विषय है कि राज्य में एक तरह से असंतुलन की स्थिति या रोष की स्थिति या केंद्र से एक तरह से शिकायत की स्थिति उत्पन्न हो रही है ना? तो खुश नहीं है केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें, क्योंकि उनको फंड्स नहीं मिल रहे। भई पैसा ही इम्पोर्टेंट होता है ना, आपको पता है सभी तरह की ज़रूरतों को पूरा कौन करेगा? पैसा करेगा, धन करेगा। अब वही नहीं है तो राज्य अपना विकास कैसे करेगा? अपनी जन कल्याण की योजनाएँ कैसे चलाएगा? हर राज्य के स्तर पर अलग-अलग चुनौतियाँ हैं, उनको कैसे उनसे कैसे निपटेगा, है ना? तो इसलिए भी ये प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि करों के पूल को प्रभावी रूप से कम कर देती है ये सिचुएशन, ठीक है? इसका मतलब राजकोषीय संघवाद की भावना को कमज़ोर कर रही है ये स्थिति, ठीक है? इसके अलावा जो चिंता का विषय है वो है पारदर्शिता और अस्पष्टता का अभाव। ये हमने बात की ही थी पीछे कि ये जो कर है आय उपकर, एक तो आयकर में ये साधारण कर, ठीक है? साधारण कर के विषय में संसद में किसी भी टाइप का जो कर आता है, वो संचित निधि में से पैसे निकाले जाते हैं, ठीक है? तो जो यहाँ से रिलेटेड जो पैसा आता है साधारण कर का, तो ये संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से नहीं निकल सकता है। और संचित निधि में से जो पैसा निकलता है वो पूरी चर्चा और विस्तृत चर्चा और विधेयक पास होता है, पारित होता है तब निकलता है। यानी कि एक जवाबदेहिता है, अनुमोदन ज़रूरी है संसद का। लेकिन जो उपकर से रिलेटेड कर है या जो पैसा या धन है या अधिभार से है, उसमें क्या है कि अ, ये अपनी मर्ज़ी से केंद्र सरकार इसका यूज़ कर सकती है, इसका उपयोग कर सकती है, किसी भी मद में। उपकर में तो फिर भी ये है कि विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ही जाएगा पैसा। लेकिन वही शिक्षा में भी, शिक्षा में तो खर्च कर लिया, लेकिन शिक्षा की ऐसी ऊल-जलूल जो नीतियाँ हैं, जो बना दी है केंद्र सरकार ने, उसमें पैसा जा रहा है, तो उसके ऊपर कौन चेक और कंट्रोल रखेगा? कोई नहीं रख रहा है, ठीक है? इसी तरह से अधिभार से जो निकलने वाला या मिलने वाला पैसा है, उसमें तो और भी बुरी हालत है। वो किसी भी हेड में खर्च हो रहा है और उसको निगरानी के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना संसद है, ना कोई और। तो इसीलिए पारदर्शिता का अभाव या अस्पष्टता का अभाव मेंशन किया गया है यहाँ पर, ठीक है? आगे बात समझ में? यानी कि सामान्य करों की तरह संसद की निगरानी में नहीं है ये दोनों तरह के कर और असमान कराधान है, यानी ये दूसरी प्रॉब्लम है। ये तो है ही कि पारदर्शिता और अस्पष्टता का अभाव है और ये आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या? कि धनी लोगों को भार ज़्यादा सहन करना पड़ रहा है ना? भई आय ज़्यादा है तो आपको सरचार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, सेस भी ज़्यादा लगेगा आपके ऊपर, ठीक है? क्योंकि आप ज़्यादा कमा रहे हो, उच्च आय वाले हो। ये अच्छी बात है कि ज़्यादा कमाने वाले को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। लेकिन इतना भी उसको नहीं चूसना चाहिए कि भई वो जो कमा रहा है वो सब टैक्स में ही जा रहा है उसका पैसा, है ना? तो दिल दुखता है जब आपकी गाढ़ी कमाई टैक्स आप एज़ अ टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है? आप ₹10,000 कमा रहे हो, उसका 30% आप टैक्स पे कर रहे हो, यानी कि 3,000 कर रहे हो। फिर उसके बाद उस पे सेस भी दे रहे हो 3%, ठीक है? तो सेस जो दे रहे हो 3% यानी कि 10% का मतलब ₹100 नहीं, ₹1000, ठीक है? ये 10% है तो इसका आधा कर लीजिए आप। तो यानी कि ₹300 आप सेस दे रहे हो, एजुकेशन सेस मान लो, मैं मान के बता रही हूँ। यहाँ पे ये भी एक्स्ट्रा फिर सरचार्ज आप डीज़ल या कोई भी खर्च कर रहे हो, वहाँ पर भी आप दे रहे हो। वहाँ मान लो आप ₹200 दे रहे हो। तो इस तरह से तो आपका ₹500 फालतू चला गया ना। 3000 पर ₹500 बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, अगर आप दो तो, है ना? देखो 5000 3000 का कितना परसेंट है? तो ये चला गया तो ऑलमोस्ट जो है ये 20% है, ठीक है? तो 20% उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है ना? तो कहने का मतलब ये है कि कर अनुकूल देशों में वो स्थानांतरित होने के बारे में सोचने लगेंगे कि भाई इस देश में रहने का फ़ायदा क्या है जब हमें इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है और ना केवल टैक्स पे करना पड़ रहा है, ये टैक्स ना होता तो हम इस पैसे को इन्वेस्ट करते और इन्वेस्टमेंट करने से और प्रॉफिट कमाते। तो भी सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बारे में भी कि बहुत सारे लोग जो दूसरे देशों में इमिग्रेट हो रहे हैं यानी कि जा रहे हैं, उनको रोकना चाहिए या उनको रोकने के लिए कर सुधार करने चाहिए, जिसमें लोग कर से ना डरे, टैक्सेस से ना डरे, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट करें फिर और कमाने की सोचें जिससे कि देश को भी फ़ायदा हो, लोगों को भी फ़ायदा हो और नौकरियाँ भी इमर्ज हो, ठीक है? नौकरियाँ भी निकले। इसके अलावा शांति बनी रहे देश में। सबसे ज़रूरी है शांति बनी रहे,
और लोगों के मन जो है प्रफुल्लित रहे कि उन्होंने इतनी कमाई की है ना? जब लोगों को ये लगने लगता है कि आप कमा रहे हो तो क्या ही फ़ायदा, 10 लाख कमा रहे हो, 2 लाख आप टैक्स दे रहे हो, तो क्या ही फ़ायदा कमाने का, है ना? तो ये स्थिति बड़ी ही बुरी हो जाती है। जो कमाने वाले बच्चे हैं या जो टैक्स पे कर रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि क्या ही चल रहा है, जीएसटी पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, फिर सेस पे कर रहे हैं और जितनी आपकी इनकम उसी आधार पर आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। बचता क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बच रहा। अगर आप एक्सपेंडिचर सही से कर रहे हो अपने ऊपर तो सेविंग नहीं हो रही है आपकी, है ना? ईएमआई पर सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। एनीवेज़ चलिए ये अलग ही टाइप का टॉपिक हो जाता है। मुझे थोड़ा-सा रोष है मेरे अंदर क्योंकि मैं पे करती हूँ टैक्स और मुझे काफ़ी लगता है ऐसा लगता है आप 12 महीने आप काम करते हो और आपका डेढ़ महीना जो है आप फ्री में काम कर रहे हो। यानी कि इतनी आपकी इनकम जो है वो एज़ अ टैक्स चली जाती है। तो ये बहुत पेनफुल होता है उन लोगों के लिए जिनके लिमिटेड सोर्सेज़ हैं और टैक्स बहुत ज़्यादा है। एनीवेज़ चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद लॉट्स ऑफ स्टफ, इम्पोर्टेंट स्टफ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।